हेलो बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो है वाटर रिसोर्स। इस चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत इजी है, तो उसको हम शॉर्ट में समझेंगे। तो स्टार्टिंग आपके चैप्टर की होती है कि हमारी अर्थ का 3/4 ऑफ जो पार्ट है दैट इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 ऑफ पार्ट मीन्स वी कैन से दैट कि 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। एंड ये जो वाटर है इसमें से 97% वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर अस फॉर यूज। वी कैन से दैट ओनली 3% ऑफ वाटर इज अवेलेबल। ऐसा क्यों बच्चा? क्योंकि जो हमारा 97% पानी है वो ब्रैकिश पानी है, या हम कह सकते हैं कि खारा पानी है। तो सॉल्टी वाटर जो है, समंदरों का जो खारा पानी है वो हमारे यूज का नहीं है, उसको हम रेगुलर यूज में नहीं ला सकते। बट ऐसा नहीं है कि यूजलेस है वो हमारे लिए। वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि वाटर साइकिल में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओशियंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि एक्वाटिक लाइफ है और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हमारा जो 3% वाटर है वो हमें या तो सरफेस रन ऑफ से मिलता है। सरफेस रन ऑफ का मतलब है कि जब बारिश में ढलानों से पानी बहकर आता है, ग्लेशियर्स थोड़े थोड़े मेल्ट होकर आते हैं, तो वो सरफेस पे से आकर एक जगह पर इकट्ठा होता है पानी, जिसको हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे ग्राउंड वाटर है और जो रेन वाटर है, यही हमारा सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। तो टोटल 3% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल, जिसका 2% हमारे ग्लेशियर्स में फ्रोजन है। अब ग्लेशियर्स में फ्रोजन है उसको भी हम मेल्ट करके यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे हमें इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जो है, बैड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ओनली 1% ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर अस फॉर डेली यूज। इसके अलावा हम ऐसे बोल रहे हैं कि अर्थ का 3/4 पार्ट इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन फिर भी वाटर स्कैर्सिटी है। हम अगर जब भी कोई बोलता है कि पानी की कमी, तो हमें राजस्थान की लेडीज याद आती है। जब भी आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे कि वाटर स्कैर्सिटी इन राजस्थान, तो आपको राजस्थान की लेडीज सर पे मटका लेके दूर दूर से पानी भरते हुए दिख जाएंगी। इवन इन माई चाइल्डहुड हमारे गांव में भी लोग दूर दूर से पानी भर के टंकियों पे से लाया करते थे। तो पानी की स्कैर्सिटी हुआ करती है राजस्थान में। लेकिन अर्थ का इतना % पानी अवेलेबल होने के बाद ये वाटर स्कैर्सिटी क्यों है? ये वाटर स्कैर्सिटी इसलिए है बेटा क्योंकि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी अर्थ पर अनइवन है, पहली बात। दूसरी बात, जो फ्रेश वाटर का यूजेज है हमारा, वो कंपैरेटिव टू जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से पानी रिन्यू हो रहा है वो उसके से ज्यादा है। यानी कि हम पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से जो पानी है वो कम बन रहा है। अब ज्यादा इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से भी ज्यादा हो गई है। फर्स्ट हमारा जो कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो बर्डन ऑन द वाटर रिसोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड द यूजेज ऑफ वाटर जो है वो हमारा ज्यादा है कंपेरेटिव टू दी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसीलिए वाटर स्कैर्सिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो इस पेज में देखिए बच्चे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, एंड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होने के कारण लोगों ने रूरल एरिया से माइग्रेशन शुरू कर दिया अर्बन एरियाज में। सो वी कैन से दैट कि अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब इंडस्ट्रीज बनेगी तो उनको वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वाटर यूजेज जो है वो बढ़ गया। अदर देन दिस, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो गई। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पानी को टरबाइन पे चलाकर जो बिजली बनाते हैं वो, तो वो यूजेज भी या वो बर्डन भी इंडस्ट्रीज के कारण पड़ने लग गया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो रिड्यूस हो गई। सेकेंडली वी कैन से दैट कि जो गांव में वाटर यूजेज है वो वेल से, ट्यूबवेल से, इनसे होता है, लेकिन सिटीज में सब लोगों ने अपने घरों में, ज्यादातर घरों में क्या हो गया था उस समय पर कि सबमर्सिबल लगवा ली थी लोगों ने। मतलब दे वर एक्सट्रैक्टिंग अंडरग्राउंड वाटर विदाउट एनी लिमिटेशंस। इससे भी वाटर जो था वो ओवर यूजेज हो रहा था, तो इसके कारण भी वाटर स्कैर्सिटी आई। इसके अलावा एक कंडीशन और क्रिएट होती है कि वाटर स्कैर्सिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमारे पास जो पानी है वो अवेलेबल नहीं है। वाटर स्कैर्सिटी का ये मतलब भी है कि हमारे पास जो पानी है वो यूजेज लायक नहीं है, और वी कैन से दैट कि जो पानी है वो कंटेमिनेटेड है, या पानी जो है वो पीने योग्य नहीं है। अब कंटेमिनेटेड में पानी में केमिकल्स, कुछ भी गंदगियां मिली हुई अगर होंगी, जैसे कि जो रिवर यमुना जो है वो इतनी गंदी हो रही है कि उसके पानी को आप डायरेक्ट नहीं पी सकते, तो सम मेथड्स आर रिक्वायर्ड। सो अप्रोच टू दी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उसी को हम वाटर सप्लाई मानेंगे। अगर गंदा पानी अवेलेबल है तो उसको हम वाटर स्कैर्सिटी ही मानेंगे। तो बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण नदियों में, तालाबों में जो इंडस्ट्रीज का गंदा पानी है वो रिलीज होने लग गया, जिससे पानी क्या हो गया बच्चा, कंटेमिनेट हो गया। अब गंदा पानी पी के हम बीमार तो पड़ नहीं सकते, और अगर पिया
तो बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसा पानी अवेलेबल ना होना जो पीने लायक है, जो हमारी हेल्थ को हार्म ना करे, इसको भी हम वाटर स्कैर्सिटी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिया हुआ है वो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। मल्टीपर्पज जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, मतलब मल्टी मतलब बहुत सारे प्रयोग होना। तो हमारे जो डैम्स हैं वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। नदियों पर डैम्स बनाए जाते हैं, उससे क्या होगा कि बहुत सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहली बात कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का सबसे पहला फायदा कि रिवर्स में अगर बाढ़ आती है तो डैम्स में पानी स्टोर करके हम उस बाढ़ को रोक सकते हैं। दूसरा फायदा कि हम डैम्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम भी कर सकते हैं। थर्ड फायदा कि हम डैम्स के जब कंस्ट्रक्शन होगा तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट फायदा कि जो पानी है उसको स्टोर जहां पर किया वहां पर हम फिश जो है पिसिकल्चर कर सकते हैं, या प्रॉपर चैनलाइज कर पानी का प्रॉपर यूज भी कर सकते हैं। एक और फायदा, डैम्स में पानी स्टोर करके हम डिफरेंट कैनाल्स के थ्रू पानी निकालकर जहां पर वाटर स्कैर्सिटी है वहां पर पानी की सप्लाई भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको इतने सारे यूजेस बताए तो हुए ना ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। इसी तरह से अब सिर्फ फायदे ही नहीं है, जब ज्यादा फायदे किसी चीज में दिखते हैं तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स जरूर होते हैं। तो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जहां पर लगाए जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो नदियां जो होती है जनरली जंगलों और पहाड़ों में से निकल रही होती है। तो इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए पहाड़ों को काटना पड़ता है और डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, यानी कि पेड़ों को काटना पड़ता है। तो नेचर के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़, पहली बात। दूसरा नुकसान, जिन एरियाज में डैम्स बनाए जाते हैं वो बैक वाला जो एरिया है वो फ्लड प्रोन हो जाता है, मतलब वहां पर फ्लड आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप नेचर के साथ कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे सो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट यू इन एडवर्स वे ऑल्सो। तो आपने डैम्स बनाया तो बैक वाला जो एरिया है वहां पर पानी भरने के कारण बाढ़ जो है उसको आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड रीजन, जहां पर डैम बना रहे हो आप उस एरिया में अगर ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं तो डैम्स बनाने के लिए सेफ्टी रीजन से आपको वहां से पॉपुलेशन को मूव करना पड़ेगा, यानी कि जो लोग उन एरियाज में रह रहे हैं उनको भी वहां से जाना पड़ेगा। एक और नुकसान डैम्स बनाने का, यानी कि अगर हमें कोई बोले कि यहाँ डैम बनेगा अपने घर से निकल जाओ, हम यहाँ पर रोड या डैम बनाएंगे, सो इज इट इजी फॉर अस? नो, इट्स डेफिनेटली अ ड्रॉबैक। क्लियर? सो नेचर में चेंजेस लाने के कारण मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, मतलब फायदे तो है ही हैं लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। एक और नुकसान मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि उत्तराखंड और कुछ रीजन्स में, पहाड़ी रीजन्स में बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, लेकिन प्रीवियस 5 से 10 साल के रिकॉर्ड में अगर हम देखें तो इन प्रोजेक्ट्स के कारण इन एरियाज में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स, बहुत सारे जो बाढ़ है, फ्लड्स हैं वो, और बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। आपको याद है वो मूवी सुशांत सिंह राजपूत की, आई थिंक केदारनाथ, उसमें हमने कैसा ह्यूज लैंड स्लाइड देखा था। तो ये सारे जो रिपरकशंस है ये किस चीज की हैं? जब हम नेचर में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गए हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। इसके आपको एटलीस्ट 4 एडवांटेजेस एंड 4 डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली यू हैव टू लर्न। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट देखिए बच्चा, आपकी बुक में एक डैम बना हुआ है पिक्चर में, ये है हीराकुंड डैम। ध्यान से देखो इस डैम को, इस डैम का नाम है हीराकुंड डैम, जो हमारी महानदी पर बना हुआ है। और महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। सो उड़ीसा कहाँ पर है? स्टेट के ईस्टर्न साइड में आइए, ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा नीचे बॉर्डर की तरफ अगर हम देखेंगे तो कौन सा स्टेट आएगा? उड़ीसा। सबसे ऊपर उड़ीसा के ऊपर कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद इधर आपको कौन सा स्टेट दिखेगा? उड़ीसा। तो उड़ीसा में नीचे की तरफ जो स्टेट है जिसके बैक साइड में इधर कौन सा बना हुआ है? हीराकुंड डैम। उड़ीसा में एक लेक भी है, दैट इज लेक चिलिका। याद होगा आपको, सॉल्ट वाटर लेक है। तो ये जो है हीराकुंड डैम, ये उड़ीसा में बना है। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन फॉर द मैप ऑल्सो। आपसे पूछा जाता है हीराकुंड डैम जो है वो कौन से स्टेट में है, देन यू हैव टू लोकेट। समटाइम्स आपको दिया होता है कि अ डैम इन उड़ीसा, देन यू हैव टू राइट हीराकुंड डैम। कई बार दिया होता है कि हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन। सो आपको याद होना चाहिए हीराकुंड डैम कहां पर है? उड़ीसा में है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था बेटा, इस नर्मदा नदी पर गुजरात में डैम बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर डैम। लोगों ने ऑब्जेक्शन इसलिए किया था उस समय पर
क्योंकि एक तो लोगों का वहां से मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, सेकेंडली उन्हें लग रहा था कि नर्मदा नदी के अगर सरोवर डैम बना तो आसपास के सारे ट्रीज जो है वो पानी में सबमर्ज हो जाएंगे, जिसके कारण इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स आ सकते हैं। इसके अलावा इस मूवमेंट को एनजीओज ने, ह्यूमन राइट्स वालों ने, जो वहां के लोकल लोग थे उन लोगों ने, उन सब ने इसके अगेंस्ट जो एक आंदोलन था वो चलाया था, और बाद में गवर्नमेंट ने सेटलमेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के साथ इस डैम की फॉर्मेशन करी थी। सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके मैप की फॉर्म में भी आ सकता है और 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा जो रिवर है आपको याद रखनी है। नर्मदा रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नर्मदा ऐसी रिवर है जो हमारी बे ऑफ बंगाल में ना जाकर अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, तो ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये नदी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो। लास्ट में मैं आपको मैप शो कर दूंगी जिसमें रिवर्स होंगी, तो आपको उनको भी ध्यान से कर लेना है। नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ ये मैप, इसमें सारी रिवर्स आपको दी हुई हैं। इन रिवर्स को आपको ध्यान से देखना है और लर्न भी करना है। सम इंपॉर्टेंट रिवर्स का जो मैप है वो मैं आपको लास्ट में दे दूंगी, वो आपको और भी ध्यान से देखना है, बट एनसीईआरटी के मैप को भी एक बार गो थ्रू आप जरूर कर लीजिए। सो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बनने के कारण उनके जो रिजल्ट्स आ रहे थे, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उससे लोग प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं थे। देन द गवर्नमेंट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सम डिफरेंट मेथड्स कि पानी को कैसे कंजर्व किया जाए, वाटर स्कैर्सिटी को कैसे कम किया जाए। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मिला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने अगर कभी राजस्थान गए होंगे तो आपने चित्तौड़गढ़ में एक फोर्ट देखा होगा, रानी पद्मावती का जो महल है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जो मूवी हमने देखी थी पद्मावत, आपने भी देखी होगी। तो उसमें क्या है, चित्तौड़गढ़ के किले पर एक वाटर स्टोरेज बना हुआ है, बहुत बड़ा टैंक। कहते हैं कि किले का सारा पानी बारिश में बहकर उसी में भर जाता था, और अगर कई दिनों तक भी बारिश ना हो, कई महीनों तक भी, तो पूरा चित्तौड़ उस टैंक के पानी को यूज करके सरवाइव कर सकता था काफी दिनों तक। इट मीन्स एंशिएंट टाइम से ही हमारी कंट्री में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो पॉपुलर है, तो क्यों ना उसी को अडॉप्ट किया जाए। तो पूरी कंट्री में ये देखा गया कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको अगर इंप्लीमेंट करवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम वाटर स्कैर्सिटी से निजात पा सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स ने इसको इंप्लीमेंट भी किया। कुछ स्टेट्स ने तो, जैसे तमिलनाडु है, उन्होंने तो मैंडेटरी किया कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है हाउसेस के लिए वो जरूरी है। राजस्थान के ज्यादातर जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। इसके अलावा हिली रीजन्स में भी लोग क्या करते हैं, एक चैनल्स बना देते हैं, मतलब ढलान के साथ ऐसे रास्ते बना देते हैं, जिनको हम गुल्स या कुल्स कहते हैं वेस्टर्न हिमालयन में, वो इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। इसी के अलावा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कॉमनली सारी जगहों पर की जाती है। लेकिन हिमालयन रीजन में क्या किया जाता है बेटा, गल्स और कुल्स बोल दो, गुल्स और कुल्स बोल दो। ये 1 मार्क क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि गुल्स और कुल्स जो है ये कौन से स्टेट्स में या किस रीजन में इनको यूज किया जाता है। तो ये हिली रीजन्स में या माउंटेन रीजन में इनको यूज किया जाता है फॉर वाटर हार्वेस्टिंग और फॉर वाटर स्टोरेज फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन। वाटर से इसको कनेक्ट कर देते हैं चैनल को एग्रीकल्चरल लैंड से। ये वाला कंप्लीट है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इंडिया के जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है, मतलब बेटा जी जहां पर बारिश कम होती है, जो सूखे लैंड है, वहां पर कई बार लैंड को ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है कि बारिश का पानी वहां पर, मतलब गहरा बना दिया जाता है उसको, कि बारिश का पानी वहां आकर स्टोर हो जाए और सॉइल को मॉइस्चर कर दे, सॉइल में जो है मॉइस्चर क्रिएट कर दे। इनको खादिन्स कहा जाता है जैसलमेर में, और जोहड़ कहा जाता है अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में। जैसे कि जोहड़ एक एरिया, मान लो कि पूरे गांव से थोड़ा ढलान वाला एरिया होता है ये, और स्लोप के कारण पूरे गांव का पानी बहकर उसमें आकर इकट्ठा हो जाता है, और इस पानी को लोग यूज कर लेते हैं अपने एनिमल्स को, अपनी कैटल को नहलाने धुलाने के लिए और पिलाने के लिए। तो ये इससे क्या होगा कि सॉइल जो है वो अंडरग्राउंड वाटर भी मेंटेन कर देगी, मॉइस्चर भी बना लेगी, और पानी का स्टोरेज होने के कारण इसको यूज किया जाएगा। सो जोहर्स राजस्थान में बनाए जाते हैं, और इसी तरह से खादिन्स जो है ये भी राजस्थान के जैसलमेर में बनाए जाते हैं। दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो। सो ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको कर लेने हैं। इसके अलावा बेटा राजस्थान में पानी स्टोरेज, मतलब बीकानेर, बाड़मेर, इस रीजन में, झुंझुनू, इस एरिया में भी पानी को स्टोरेज करने के लिए टाकाज या टंकीज बनाए जाते हैं। ये क्या होती है बच्चा, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज के लिए, मतलब एक टैंक बना दिया जाता है जमीन के अंदर ही, और छतों का सारा पानी बहकर आकर
किसी चैनल के थ्रू उसमें जाकर स्टोर हो जाता है। इसमें क्या होता है, पानी जो है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन रख लेता है, और ये बड़े बड़े होते हैं, रूम्स की तरह होते हैं, मतलब कम से कम 6 फीट डीप होते हैं, और 10 फीट और 6 फीट इस तरह की आपको लेंथ और विड्थ जो है इनकी होती है। तो ये राजस्थान के सेमी एरिड रीजन्स में होते हैं कि बारिश के टाइम पर इन बड़े बड़े टाकाज में, इन बड़े बड़े टैंक्स में पानी को, अंडरग्राउंड जो टैंक्स होते हैं, इनमें पानी को स्टोर करके रखा जा सके। इसके अलावा जब पहली बारिश होती है इन रीजन्स में, तो पहली बारिश का पानी इनमें स्टोर नहीं किया जाता। ये आपको भी पता होगा, क्योंकि पहली बारिश का जो माना जाता है कि वो एसिड रेन होती है, और दूसरा उसमें डस्ट पार्टिकल्स राजस्थान में बहुत ज्यादा उड़ते हैं। तो पहली जो बारिश होती है मानसून की, वो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और गंदा मिट्टी का पानी जो बरसता है, उसको अगर आपने स्टोर भी किया तो लोग उसको ओपन स्टोरेज फिर भी कर लेते हैं कि गंदे पानी को एटलीस्ट पौधों में डाल दिया या फिर कुछ वॉश करने के काम आ गया, लेकिन उनको इन टाकाज में, इन टंकीज में, टैंक्स में स्टोर नहीं करते हैं। पहली बारिश के बाद जो बारिशें होती हैं, उस पानी को इनमें स्टोर किया जाता है। इनको टाकाज कहते हैं, और ये हमारे राजस्थान के रीजन्स में यूज किया जाता है। तो टाकाज क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज होते हैं जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है। क्या आपको पता है कि जो ये बारिश का पानी है, इसको राजस्थान में पालर पानी कहते हैं। मतलब मेरे गांव में बारिश के पानी को पालरा पानी, या फिर आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इसको पालर पानी बोलते हैं। हल्का हल्का येलोइश कलर का होता है ये पानी, बट ये पानी जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है। बारिश का पानी को ही पालर पानी कहते हैं राजस्थान में, और इन्हीं को टाकाज और टैंक्स में स्टोर किया जाता है। समर की हीट में ये जो मानसून वाली बारिश का स्टोर्ड पानी है, यही राजस्थान का एकमात्र सहारा होता है एट द टाइम ऑफ रेनफॉल, और एट द टाइम ऑफ वी कैन से दैट समर्स। नेक्स्ट इज रूफटॉप हार्वेस्टिंग। जो है ये मोस्ट कॉमन है हमारे हिली एरियाज में, शिलोंग, मेघालय, इन जगहों पर। कुछ एरियाज हमारी कंट्री में ऐसे हैं जहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल होता है, जैसे कि मौसिनरम, चेरापूंजी। ये क्या है, चेरापूंजी और मौसिनरम जो है ये 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल को रिसीव करते हैं। मतलब यहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है। आज वेस्टर्न राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो रूफटॉप हार्वेस्टिंग जो है वो यूज हो रही है, और मैक्सिमम पानी जो है वो रूफटॉप हार्वेस्टिंग को यूज करके ही काम चला रहे हैं वो लोग। लेकिन हमारे बाकी के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास टैप वाटर अवेलेबल है, और हम उसको बिना सोचे समझे पूरा वेस्ट किए जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थ पे, और हमारे स्पेशली अगर हम सिर्फ इंडिया के बारे में सोचे, तो हमारे कंट्री में भी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही अनइवन है। और जिस चीज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर जहां पर अवेलेबल है वहां पर लोग उसको यूज करते रहते हैं, और जहां पर अनअवेलेबल है या स्कैर्सिटी है, वहां पर लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं। तो द थिंग इज वी हैव टू वर्क ऑन इट, वी हैव टू कंजर्व वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इन फ्यूचर जब आप लोग बड़े होगे, अगर हमारे टाइम पे स्कैर्सिटी है, तो व्हेन यू विल ग्रो अप यू विल फेस अ लॉट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, सो स्टार्ट सेविंग इट। तमिलनाडु जो था वो फर्स्ट स्टेट था जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया था। ये मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, बट यू हैव टू लर्न इट। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी किया था। एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ गया, देखिए आपके इस पेज पर, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें पहाड़ों से जो पानी आ रहा होता है ना, उसको बैम्बू को कट करके एक पाइप जैसा बना लिया, यानी कि एक नाला टाइप कुछ बना लिया, और उसको कनेक्ट कर दिया वहां से। उसके बाद बैम्बू जो स्टिक होती है वो अंदर से होलो होती है, मतलब खाली होती है, तो उसको कनेक्ट कर करके जोड़ कर उसको पानी जो फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड, वहां तक ले आते हैं। और पहाड़ों में क्योंकि आपको उसके लिए मोटर वोटर की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी ढलान पर स्लोप्स पर होता है, तो स्लोप्स पर बैम्बूज को कनेक्ट करके बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को पहाड़ों में डेवलप किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बैम्बू ड्रिप इरिगेशन जो है वो कौन से रीजन में होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा मेघालय है वहां पर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम है वो पॉपुलर है, और हिली रीजन में इसको यूज किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ लेट्स सी the reverse of this chapter or the dams of this chapter that is important from the point of view of map. Hope आपको ये डिस्क्रिप्शन पसंद आया होगा, and please revise it, please learn it again and again. This chapter is so easy to learn. आपको इसमें क्या क्या लर्न करना है, let's give you a recap.
सबसे पहले हमें लर्न करना था कि वाटर स्कैसिटी क्यों है हमारी कंट्री में अगर हमारी अर्थ का 3/4 इज कवर्ड विद वाटर, वो हमने कंप्लीट किया था। सेकेंडली हमें इसमें कंप्लीट करना है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट हमें लर्न करना था कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं और डैम्स जो है वो कौन कौन सी रिवर्स पर बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि जो ये डिफरेंट आंदोलन जो चले थे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट वो कौन कौन से थे और कहां कहां पर लॉन्च हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्स की लोकेशन, इंपॉर्टेंट रिवर्स की जो आपको मैप में देखकर करनी है इसमें। एंड लास्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा डिफरेंट मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें हमें रूफटॉप हार्वेस्टिंग करनी है, बैम्बू इरिगेशन करना है, पालर पानी क्या था वो याद करना है, टाकाज क्या होते हैं जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, और जैसलमेर में कौन सा टाइप ऑफ वाटर स्टोरेज अवेलेबल है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चा।